नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर जो है तो लिखा है डेवलपमेंट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी यूपी सीएम। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को बहुमत मिला था तो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सीएम के तौर पे चुना है। हालांकि पहले इनके नाम के बारे में चर्चा कम हो गई थी क्योंकि ऐसा माना गया कि ये कट्टर व्यक्ति साबित होंगे। लेकिन चूंकि जब इन्हें अब चुन लिया गया है तो अब इनके सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों, सभी धर्म, जाति इत्यादि जितने भी तबके हों सभी को एक साथ लेकर के कैसे चलते हैं। तो इनको जो अपनी छवि है तो जिस निश्चित तौर पे बदलनी पड़ेगी और इसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इनकी जो छवि रही है तो वो एक ऐसे नेता के तौर पर रही है जो कि थोड़े से सांप्रदायिक माने जाते हैं। लेकिन चूंकि अब इनके ऊपर अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है तो जाहिर तौर पे अब इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है तो उसे निभाते हुए इनको खुद को बदलना पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी कम उम्र में यानी कि 44 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इतने बड़े प्रदेश में अपनी एक बड़ी साख बना करके मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी राजनीतिक कामयाबी भी मानी जानी चाहिए। और ये भी आपको बता दूं कि काफ़ी कम उम्र में ये सांसद भी बन गए थे। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक समझ तो इनकी बहुत अच्छी है। तो राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होने की वजह से इनको जो पद प्रदान किया गया है तो मैं तो कम से कम ऐसी आशा करता हूँ कि आगे चल के उस राजनीतिक समझ को वो इस प्रकार से विस्तृत करेंगे कि वो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी तबकों को एक साथ लेकर के चलने योग्य बन सके। तो आगे के लिए इनको शुभकामनाएं कि ये उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करें। ठीक। तो दोस्तों, अगली खबर जो है तो उसमें खाली एक नाम आ रहा है और उसका नाम है आर्सेनिक सल्फाइड। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में। तो आईईडी क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि नक्सलियों ने विस्फोट किया, या कि कई बार सुना होगा कि जो उग्रवादी होते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में तो वो कई बार इस तरीके की घटनाएं करते हैं। तो वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? वो आईईडी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आईईडी इस प्रकार के विस्फोटक होते हैं जिन्हें कि सामान्य विस्फोटक पदार्थों से ही बना लिया जाता है। जैसे कि जो सेना इत्यादि के पास होते हैं विस्फोटक तो वो तो उच्च दर्जे के विस्फोटक होते हैं। ठीक। तो आईईडी वो होता है जो कि देसी जुगाड़ करके किसी प्रकार से जो छोटे मोटे एक्सप्लोसिव जो कि सामान्य केमिकल्स या सामान्य रसायनों के तौर पे बाज़ार में या कहीं और प्रयोगशालाओं में उपलब्ध होते हैं तो उनका जुगाड़ करके जो विस्फोटक बनाए जाते हैं तो उनको आईईडी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक नाम आ रहा है कोबरा कमांडो। तो इसके बारे में बता दूं कि सीआरपीएफ में अपनी एक अलग से बटालियन होती है जिसका कि नाम कोबरा है। ठीक। इसका मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, यानी कि ये एक विशेष बटालियन होती है जिसको कि जंगल में लड़ने की एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो कोबरा के सिपाही होते हैं तो उनको सीआरपीएफ में से ही चुना जाता है और इनको कुछ विशेष अभियानों में, जैसे कि ऐसे नक्सल विरोधी अभियान या कि ऐसे नॉर्थ ईस्ट के अभियान जहाँ पर घोर जंगल है तो वहाँ जा कर के ये अपनी कार्यवाहियाँ करने में सक्षम रहते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो एक सामान्य अर्धसैनिक बल होता है तो उसमें से उस कई लोगों को छांट करके जब विशेष ट्रेनिंग दे दी जाती है तो वही कोबरा बन जाते हैं और ये सीआरपीएफ के ही अंतर्गत होते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल जो होता है तो वो छत्तीसगढ़ के और झारखंड के और उड़ीसा इत्यादि के जंगली इलाकों में किया जाता है, यानी कि ये वहीं पर हमेशा डिप्लॉय रहते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी खबर दिख रही होगी, 5 डाई ऑफ स्वाइन फ्लू सिंस जनवरी इन नासिक, यानी कि नासिक में जनवरी से अब तक 5 लोगों की स्वाइन फ्लू से मृत्यु हो चुकी है। तो आपको बता दूं कि जानने लायक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये कौन सा वायरस होगा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो नेट पे जाकर देख लीजिएगा। स्वाइन फ्लू का जो सबसे महत्वपूर्ण वायरस है उसका नाम है H1N1। ठीक। तो H1N1 ही आमतौर पे स्वाइन फ्लू के मरीजों में पाया जाता है, देखा गया है। और बर्ड फ्लू का होता है H5N1। तो इस प्रकार के जितने भी वायरस की लिस्ट है आप जाएंगे तो विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा या किसी और वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो 5-6 महत्वपूर्ण वायरस हैं तो उनके नाम देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आ चुका है स्वाइन फ्लू का 2015 में, तो आगे बर्ड फ्लू या ऐसे अन्यों के आने की संभावना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूव टू गेट वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर बुद्धिस्ट साइट्स, यानी कि कुछ बौद्ध स्थलों को
विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो नाम है यहाँ पर लिखे हुए हैं, संकरम और सालिहुंडम, लेपाक्षी, नागार्जुन कोंडा, ठीक। तो इन सारे स्थानों के नाम जो हैं तो इनको एक बार देख लीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो भारत में जितने बौद्ध स्थल हैं, तो आप कला और संस्कृति वाली किताब उठाएंगे कोई भी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो भारत के सारे बौद्ध स्थलों को आप पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं कि लद्दाख के क्षेत्र में, अरुणाचल के क्षेत्र में और हिमाचल के क्षेत्र में जो बौद्ध स्थल हैं, इसके अलावा जो दक्षिण भारत में है, क्योंकि आमतौर पे जो सारनाथ में और बिहार इत्यादि में है, ये तो सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में। लेकिन जो लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल और दक्षिण भारत में है क्षेत्र, तो उन बौद्ध स्थलों के बारे में लोग अक्सर कम जानकारी रखते हैं। और जब पूछेगा यूपीएससी तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि 2005-6 के पेपरों में मैंने देखा है तो कि वहाँ पर उसने पूछे हुए थे जो सवाल, तो वो बहुत कठिन थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे लद्दाख इत्यादि से संबंधित थे, तो उनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम थी। तो अगली खबर है कि चाइना टू टेक पार्ट इन ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल, यानी कि चीन जो है तो ब्रह्मपुत्र उत्सव में भाग लेगा। तो जो ब्रह्मपुत्र उत्सव है तो किस नाम से किया जा रहा है? नमामि ब्रह्मपुत्र नाम से, असम की सरकार के द्वारा। तो ये जो उत्सव है तो असम की सरकार का कहना है कि ये भारत का सबसे बड़ा नदी उत्सव, यानी कि सबसे बड़ा बिगेस्ट रिवर फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, ठीक। तो आपको बता दूं कि ये जो नदी उत्सव होगा तो इसमें वियतनाम और सिंगापुर से भी लोग आएंगे। और ऐसा माना जा रहा था कि चीन का ब्रह्मपुत्र को लेकर के थोड़ा सा विवाद जो भारत में चल रहा है, क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों पर लगातार बांध बना रहा है, तो उससे क्या होगा कि आगे चल के ब्रह्मपुत्र में आने वाले पानी में कमी हो जाएगी। तो ये माना जा रहा था कि इससे थोड़ा सा तनाव होगा इस मामले में, और शायद चीन ना आए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अब चीन इसमें आ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि ये कुल 2900 किलोमीटर की नदी है, तो जिसमें से 1625 किलोमीटर तो ये खाली चीन में ही बहती है, तिब्बत के इलाके में। वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? ज़ांगपो बोला जाता है, ठीक, या लुंग ज़ांगपो। और भारत में जब आती है तो भारत में भी इसके नाम कुछ अलग अलग होते हैं, और जब कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं तब फिर जा कर के ब्रह्मपुत्र बनती है, ठीक। तो इसको शुरू में देख लीजिएगा दिबांग बोला जाता है शायद, और फिर जब आगे आती है तो ये मिल जाती है लोहित और दिहांग नदियों से, और बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और फिर जब नीचे ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम फिर से बदल जाता है, वहाँ पे इसको जमुना कहा जाता है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा सारे इसके जो नाम हैं चीन से लेकर के बांग्लादेश तक वो महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि उनसे कुछ पूछ ले। तो भारत में बहती है 918 किलोमीटर, और बांग्लादेश में बहती है 337 किलोमीटर, ठीक। और पिछले साल तो क्वेश्चन ही आया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो उसमें ये एक कामेंग नदी भी थी, तो उसके बारे में लोगों ने कम सुना हुआ था। तो ब्रह्मपुत्र की जितनी सहायक नदियां खासकर जो असम में हैं तो 7-8 हैं, तो सारी की सारी को एक बार नक्शे में देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि नागा ब्लॉकेड इन मणिपुर लिफ्टेड एट लास्ट, यानी कि आखिरकार मणिपुर में नागाओं की नाकेबंदी समाप्त हो गई है। तो आपको पता होगा कि पिछले 4 महीने से ये नाकेबंदी चल रही थी, जिसकी वजह से जो 2 नेशनल हाईवे नागालैंड जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, तो वो ब्लॉक हो गए थे। तो जिसकी वजह से मणिपुर में जितने भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कमी हो गई थी। अब आप जो फ़ोटो देख रहे हैं तो ये फ़ोटो किस चीज़ का है कि ये लोग पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे शहर में पेट्रोल, जितना भी इलाके में पेट्रोल पंप हैं, तो वहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सिर्फ गिनी चुनी जगहों पे पेट्रोल मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग इतनी लंबी लाइन लगा करके वहाँ पे खड़े हुए थे। सोचिए कि जब पेट्रोल की हालत है तो जो बाकी अन्य जो दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुएँ होंगी तो वहाँ भी कितनी भीड़ लगती होगी। तो 4 महीने से ऐसे ही हालात चल रहे थे वहाँ पर, और इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है तो इसको कम वोट मिलेंगे। हालांकि वोट तो उनको ठीक ठाक मिल फिर भी सरकार उनकी नहीं बन पाई। तो अब ये है कि सरकार जब बन गई है वहाँ पे कोएलिशन की, और उसमें देखा गया है कि नागाओं से संबंधित भी पार्टियाँ शामिल हैं। तो अब बातचीत आगे बढ़ी है, और जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है यूएनसी, जिन्होंने ये नाकेबंदी करके रखी थी, तो सरकार ने उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद अब उन्होंने इस बात पे सहमति जताई कि जिस प्रकार से ज़िलों का विभाजन किया जा रहा था तो वो नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से अब उन्होंने क्या किया है, नाकेबंदी हटा ली है। तो आपको बता दूं कि वहाँ पे 2 ज़िले हैं, और एक का नाम है सेनापति ज़िला, एक का नाम है जिरीबाम। तो
उनको तोड़ करके 7 ज़िले बनाने की बात कही जा रही थी। तो इस वजह से उन ज़िलों में जो नागा बहुल लोग थे उनको लगा कि ये ज़िले इस तरीके से तोड़े जा रहे हैं कि हर ज़िले में आने वाली जो नागा आबादी है तो वो अल्पसंख्यक हो जाएगी और मणिपुरी आबादी जो है तो बहुसंख्यक हो जाएगी। अभी जो ज़िले हैं तो वहाँ पे नागा आबादी जो है उन ज़िलों में तो ठीक ठाक मात्रा में है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो नागा आबादी थी तो NSCN जो कि नागाओं का प्रमुख संगठन है तो उसके आदेश से या कि कहें कि उसी की कृपा से UNC जो है तो उसने जा कर के वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया, नाकेबंदी कर दी और उन्होंने कहा कि इस तरीके से ज़िले नहीं तोड़े जाएंगे जिससे कि उन ज़िलों में रहने वाले नागा जो हैं तो अल्पसंख्यक हो जाएं। और यही जो मुद्दा चल रहा था तो गर्मा गया और उसके बाद नाकेबंदी लंबे वक्त तक चली। अब ये है कि सरकार का कहना है कि अगर हम नए ज़िले बनाते भी हैं तो पहले UNC से हम उसके बारे में सलाह मशवरा करेंगे, उसके बिना हम नए ज़िले नहीं बनाएंगे। तो एक खबर है कि 123 तेजस विमान जो हैं तो 2024 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, यानी भारतीय वायुसेना में लगाए जाएंगे। तो अभी क्या है कि जो HAL है तो ये Mk1A कॉन्फ़िगरेशन पे कार्य कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2024-25 के वर्ष तक ये 123 तेजस विमान जो हैं तो ये वायुसेना को समर्पित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ही वो इसका उपयोग करेंगे। तो आपको बता दूं कि तेजस के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी है और हम अभी तक जिनका उपयोग करते आए हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर विदेशी हैं, चाहे वो मिग हो, चाहे सुखोई हो, कोई भी विमान हो। और अभी हमने राफेल ख़रीदे हैं तो भी फ्रांस से ख़रीदे हैं। तो जितने भी हमने विमान अभी तक ख़रीदे हैं या कि उपयोग करते हैं तो वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो जो तेजस होगा तो वो इस प्रकार का पहला स्वदेशी विमान होगा जो कि इतने बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। अगला है कि आधार डिवाइसेस टू गेट न्यू ऑथेंटिकेशन कीज़, यानी कि जो आधार डिवाइसेस हैं, आधार युक्तियां हैं तो उन्हें एक नई प्रमाणन विधि प्राप्त होगी, यानी कि नया प्रमाणन तरीका उपयोग में लाया जाएगा। तो ये कहा गया है कि ऐसे डिवाइसेस जो कि आधार को ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणन प्रदान करती हैं तो अब आगे चल के उनको एक नए इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी नए इंक्रिप्शन मानकों के तहत बाज़ार में उतारा जाएगा। अर्थात वो कंपनियां जो इस प्रकार के डिवाइसेस बनाती हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन करती हैं तो अब उनको एक STQC सर्टिफिकेट पहले हासिल करना होगा जो कि नए मानकों का सर्टिफिकेट होगा और तभी जा कर के उन डिवाइसेस को बाज़ार में उतारा जा सकेगा। आपको बता दूं कि आगे चल के जो आधार से प्रक्रिया करने की बात कही जा रही है, यानी कि आपके अंगूठे का उसमें फिंगरप्रिंट लेकर के आपको सिम दिया जाएगा या कि आप उससे सीधे पेमेंट भी कर सकेंगे। तो जितनी भी आगे चल के प्रक्रिया होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि वो आधार आधारित युक्तियों पर यानी कि आधार बेस्ड डिवाइसेस पर होगी। तो उनमें ज़्यादा सिक्योरिटी हो, वो हैक ना हो पाएँ, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है तो उसमें कुछ नए सिक्योरिटी लेयर्स, कुछ नए फीचर्स अभी जोड़े गए हैं। तो उस वजह से ये कहा गया है कि आप ऑथेंटिकेशन करा लें, क्योंकि जो पुराने डिवाइसेस थे उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हैक हो सकते हैं। तो मैंने आपको 20-25 दिन पहले बताया भी था एक खबर के बारे में जिसमें ये था कि शायद आधार के जो इस तरीके की जानकारियां हैं वो हैक हो सकते हैं। तो अगला है कि इंडियन पैनल इन पाक फॉर इंडस कमीशन मीट, यानी कि सिंधु नदी आयोग से संबंधित जो बातचीत होनी है तो उसके लिए भारतीय पैनल पहुंच गया है। तो भारतीय पैनल जो है तो अभी कहाँ लाहौर पहुंच गया है और सॉरी वो बातचीत जो है तो इस्लामाबाद में होनी है। तो अभी कहाँ पहुंचा है तो ये तो एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन अब आगे चल के जब इस्लामाबाद में वो बातचीत होगी तो वो वहाँ पे जाएंगे। अब हालांकि बातचीत लाहौर में होनी है लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है तो आगे चल के इस्लामाबाद में ही होगा। अर्थात जो शुरुआती बातचीत होगी तो लाहौर में हो जाएगी, फिर हो सकता है कि कुछ भारतीय अधिकारियों को इस्लामाबाद भी जाना पड़े ताकि वो डील कम्प्लीटली वहाँ पे फाइनल हो। तो यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है तो वो किससे, नॉर्थ कोरिया संबंधित है। तो 2 खबरें हैं लेकिन पहली खबर में कुछ खास नहीं है, वो तो नॉर्थ कोरिया जो रोज़ करता है वही काम है, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक नया रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। ठीक, अब है क्या कि ये जो सारा काम नॉर्थ कोरिया कर रहा है तो इससे पूरे इलाके में भय व्याप्त होता जा रहा है, क्योंकि जब नया पावरफुल रॉकेट इंजन का इन्होंने परीक्षण किया है तो वो रॉकेट इंजन किस चीज़ में उपयोग करेंगे, जाहिर तौर पे उसका उपयोग वो करेंगे आवश्यकता पड़ने पर दक्षिण कोरिया या जापान के ऊपर हमला करने में। तो है क्या कि जो तनाव बढ़ रहा है
तो उसकी वजह से अमेरिका परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों सहयोगी हैं दक्षिण कोरिया और जापान, वो उससे परेशान है। तो वो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा दबाव बनाइए जिससे कि ये उत्तर कोरिया इस प्रकार के परीक्षण आगे जारी ना रख सके। पर अभी अमेरिका के हाथ में कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो देखिए अगली खबर क्या है कि यूएस चाइना टू वर्क टुगेदर ऑन नॉर्थ कोरिया, यानी कि यूएस और चाइना उत्तर कोरिया के संबंध में मिलकर के कार्य करेंगे। तो अब है क्या है कि ये कहा जा रहा है कि मैंने आपको रेक्स टिलरसन के बारे में बताया था, वो कौन है? वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो अभी वो क्या है, कहाँ गए हैं? वो बीजिंग गए हैं, और बीजिंग जाकर के वो किससे मिले हैं? जी जिनपिंग से मिले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि an agreement to work together with China on North Korea and putting aside trickier issues, यानी कि एक समझौता हुआ है जिसमें कि नॉर्थ कोरिया संबंधित विवादों में मिल करके कार्य किया जाएगा। पुटिंग असाइड ट्रिकियर इश्यूज, यानी कि उन सभी पेचीदा मुद्दों को किनारे करते हुए जो यूएस और चाइना के बीच अभी चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है जानना कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिलकर के तो काम कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन क्या खुद चीन और यूएस के बीच इतनी ज़्यादा विश्वसनीयता है एक दूसरे में कि वो ये मिल करके लंबे वक्त तक कार्य कर पाएंगे? तो जो पेचीदगी है तो उनके बारे में ज़रा सा बात करते हैं। तो लिखा है कि चाइना हैज़ बीन इरिटेटेड एट बीइंग रिपीटेडली टोल्ड बाय वाशिंगटन टू रीन इन नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, यानी कि चीन इस बात से नाखुश है, इरिटेट है कि यूएस बार बार उसे इस बात के लिए बोलता रहता है कि आप उत्तर कोरिया के नाभिकीय और मिसाइल प्रोग्रामों पे लगाम लगाइए। रीन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, ठीक। तो चीन बोलता है हम कैसे लगाम लगाएं। सच्चाई तो ये है कि चीन का ही उकसावा पा करके बार बार नॉर्थ कोरिया ऐसी हरकतें करता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से आर्थिक तौर से चीन पे ही डिपेंडेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि सारी दुनिया में एक तरीके से उत्तर कोरिया पे बैन लगा हुआ है सारी दुनिया के द्वारा। चीन ही इकलौता ऐसा देश है जो कि उसके साथ व्यापार करता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो सारा का सारा व्यापार होता है उत्तर कोरिया का, वो चीन से ही होता है, ठीक। अब चूँकि चीन क्या है, बहुत बड़ा देश है, तो उसके लिए उत्तर कोरिया जैसे छोटे देश के साथ व्यापार संतुलन बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो चीन क्या है कि उत्तर कोरिया को हमेशा अपनी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दक्षिण कोरिया और जापान जो कि चीन के पड़ोसी हैं, वो पूरी तरीके से अमेरिका के समर्थक हैं और वो आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका का ही साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चीन भी चाहता है कि उसके समर्थन में उस क्षेत्र में कोई एक देश बना रहे, और ख़ासकर जब उत्तर कोरिया जैसा देश आपके साथ हो जिसको कि किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रतिबंधों से लेना देना नहीं है, यानी कि वो किसी बात को मानता ही ना हो, तब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है सामने वाले के ऊपर दबाव बनाना। तो है क्या कि जैसे ही यहाँ पे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो थार्ड था, जो दक्षिण कोरिया में यूएस लगाने वाला था, तो चीन ने उत्तर कोरिया को शायद भड़काया होगा कि ठीक है आप भी अपनी तरीके से ऐसे परीक्षण करना शुरू करो, ताकि इन लोगों की जो चिंता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो मजबूर हो जाएं हमसे चीन से बात करने के लिए। अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को ले करके अब कितनी सहमति आगे चल के चीन और यूएस में बनेगी वो बात की बात होगी। और यहाँ पे और आपको बता दूं कि ताइवान का जो मुद्दा है तो वो भी चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपने शुरू में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति से अलग से ही बात की थी और ये कहा था कि ठीक है हम ताइवान को हो सकेगा तो आगे कुछ विशेष दर्जे देंगे। तो विशेष दर्जे का क्या मतलब होता है? यानी कि ताइवान तो अलग संप्रभुता की बात कर रहा है, हालांकि उसे प्राप्त नहीं है अभी तक, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की बात की तो चीन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया और ऐसा लगा कि अब शायद इन दोनों देशों के बीच, चीन और यूएस के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद अपनी बात से पीछे आ गए, लेकिन फिर भी जो शगुफा छोड़ दिया तो अभी भी हवा में तो तैर रहा है वो, यानी कि चीन को ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उस शगुफे पे फिर से वापस आ सकते हैं। और आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्राफ्टिंग अ बिग न्यू आर्म्स पैकेज फॉर द आइलैंड, यानी कि ताइवान के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ताइवान को कुछ विशेष प्रकार के हथियार पैकेज देने वाला है जिससे कि चीन चिढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों देशों के बीच इतने सारे मुद्दे हैं और इन्हीं को यहाँ पर कहा गया था ट्रिकियर इशू, ठीक, यानी कि पेचीदा मुद्दे, तो इतने सारे जब पेचीदे मुद्दे हैं तो वो किसी एक मामले को लेकर के साथ काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अगली खबर है कि पाक हिंदू मैरिज बिल बिकम्स लॉ, यानी कि
जो पाक हिंदू मैरिज बिल था वो कानून बन गया है। तो आपको मैंने बताया भी था लंबे चौड़े एक उसमें आर्टिकल मैंने आपको समझाया था कि पाक हिंदू मैरिज बिल क्या है, क्या क्या उसके मतलब इम्प्लीकेशन निहितार्थ हैं। तो वो पास हो गया था और उसको वहाँ के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के पास भेज दिया गया था, तो उन्होंने उस पर अब हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से कानून बन गया है। ठीक, अब ये है कि वहाँ की जब सरकार उस पर नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर देगी तो वो फिर वहाँ पे लागू भी हो जाएगा। तो ये लंबे वक्त से वहाँ पे इसकी मांग की जा रही थी। और ये पूरा बिल क्या है देखना हो तो मेरी एक पुरानी वीडियो है, उस पर जाके देख लीजिएगा, उसमें 4-5 मिनट की पूरी चर्चा है इस पर। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर है कि सिक्योरिटी सॉट टू मार्क भगत सिंह एनिवर्सरी, यानी कि भगत सिंह की एनिवर्सरी वर्षगांठ मनाने के लिए सिक्योरिटी मांगी गई है। तो सोचेंगे ऐसा क्यों, तो दरअसल पे भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में हो रहा है इसलिए मांगी गई है। तो आपको बता दूं कि भगत सिंह कहाँ गए थे, तो लाहौर गए थे। ठीक, और उनको जो फांसी दी गई थी तो फांसी भी लाहौर में ही दी गई थी। अब 23 मार्च चूँकि आने वाला है, शहीद दिवस आने वाला है, तो भारत में तो कार्यक्रम होते ही हैं उस चीज़ पर, लेकिन पाकिस्तान में भी इस बार कुछ लोगों ने सोचा कि चूँकि भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी थी, तो उनके सम्मान में उन्होंने सोचा कि कोई कार्यक्रम किया जाए वहाँ पर जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। तो उस चौराहे का नाम है शदमान चौराहा, जहाँ पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम करने की वो सोच रहे थे, लेकिन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी कि जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं, तो उन्होंने उस बात के लिए धमकी दी उनको। तो वहाँ पे जो इम्तियाज़ रशीद कुरैशी जो कि फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने अदालत में एक रिट दाखिल की कि हमको इस बात के लिए सुरक्षा दी जाए ताकि हम इस कार्यक्रम को सही तरीके से कर पाएँ। तो देखिए शायद मिल जाए वहाँ पर। हालांकि भगत सिंह को वहाँ पे कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं पाकिस्तान के, तो वो काफ़ी ऊंचा दर्जा देते हैं। एक हसन निसार वहाँ के एक बुद्धिजीवी हैं, तो वो भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि मतलब कि लाहौर के सबसे महान व्यक्तियों में भगत सिंह का नाम शुमार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउट्स रेज्ड ओवर सेकंड आईएफएससीज वायबिलिटी, यानी कि दूसरे आईएफएससी की व्यवहार्यता के संबंध में कुछ संशय उभर आए हैं। तो आपको बताऊं आईएफएससी क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी जो है, तो ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला जाने वाला है। ठीक, तो पहला कहाँ खोला जाने वाला है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। दूसरे को फिर से मुंबई में खोले जाने की बात कही जा रही थी, यानी कि मुंबई में एक स्थान है और उसका नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये माना जा रहा था कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी एक आईएफएससी खोला जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि 2 आईएफएससी की आखिर आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंटरनेट में जाकर के आईएफएससी के बारे में पढ़ लीजिएगा, और मैंने पहले की वीडियोस में इसके बारे में पर्याप्त रूप से आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये क्या है। याद तो नहीं आ रहा है किस दिन की वीडियो में है, पर ये पूरे अच्छे से मैंने लंबे चौड़े समझाया था इसको। तो जो आईएफएससी हैं तो वो दिन में 22 घंटे काम करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त होती है उससे संबंधित कार्य करेंगे। ठीक, तो है क्या कि जो आईएफएससी हैं तो भारत में कहाँ बनाया जा रहा है, पहला गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात में है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, इसमें बनाया जा रहा है। और आईएफएससी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो एसईजेड एक्ट कहलाता है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कहलाता है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि जो भारत का एसईजेड एक्ट है तो वो दूसरा आईएफएससी बनाने की इजाज़त देता ही नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि द एसईजेड एक्ट मेयरली स्टेट्स that the center can approve only one IFSC in SEZ and does not bar more than one IFSC in country। लेकिन ये कहा गया बाद में कि जो एसईजेड एक्ट है तो वो सिर्फ ये कहता है कि एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिर्फ और सिर्फ एक आईएफएससी बनाया जाएगा, जो कि बनाया जा चुका है। लेकिन वो ये नहीं कहता है कि भारत में दूसरा आईएफएससी नहीं बनाया जा सकता। ठीक, यानी कि दूसरा आईएफएससी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो उसको बनाने से रोकता नहीं है, लेकिन वो दूसरा आईएफएससी जो है वो एसईजेड में नहीं बन सकता है, ऐसा कहना है। लेकिन फिर भी अगर आप बना भी देते हैं तो उसकी जो वायबिलिटी है, व्यवहार्यता है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसका कोई काम नहीं रहेगा
तो फिर वहाँ पर उसको बनाने का क्या मतलब, पैसा भी खर्चा हो जाएगा और वहाँ पे कुछ इस तरीके की आर्थिक गतिविधि नहीं हो पाएगी कि जिससे कि वहाँ का खर्चा वसूल हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया विच इज़ येट टू हैव फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में फाइंड इट इवन टफर टू मेक मोर देन वन आईएफएससी। यानी कि भारत जहाँ पर अभी भी जो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चालू खाते की परिवर्तनीयता, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, ये जो सारे शब्द हैं इनको अर्थशास्त्र की किताबों में जा करके पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। और पूर्ण परिवर्तनीयता, अपूर्ण परिवर्तनीयता, इनको भी पढ़ लीजिएगा। यानी कि भारत में जो है तो अभी भी पूंजी खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता की जो शक्ति है क्षमा नहीं दी गई है, सरकार के द्वारा नहीं दी गई। जबकि बाहर कई देशों में आप जाएंगे तो वहाँ पर पूर्ण रूप से उनकी जो मुद्रा है तो वो परिवर्तनीय होती है अन्य मुद्राओं में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि भारत में एक तो पहली बात कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, इसलिए ये माना जा रहा है कि विदेशी बॉन्ड में इस तरीके के व्यापार करना और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे। तो दूसरे आईएफएससी का कोई बहुत ज़्यादा महत्व ही नहीं रह जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं तो वो भी एक से ज़्यादा आईएफएससी जो हैं तो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक से ज़्यादा आईएफएससी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा आईएफएससी सिर्फ और सिर्फ उन देशों के लिए हो सकते हैं जहाँ पे निवेश बहुत ज़्यादा हो। ठीक, तो निवेश इतना भी ज़्यादा नहीं है भारत में कि उसके लिए दो आईएफएससी की ज़रूरत पड़े। यानी कि निवेश है, ठीक ठाक है, पर्याप्त है, पर एक आईएफएससी में उसका काम चल जाएगा। और वो भी ये जो एक आईएफएससी है तो अभी ये काम में शुरू तो हो, यानी कि पहले 4-5 साल देख तो लें कि भाई ये किस तरीके से कार्य करता है, कि दूसरे की आवश्यकता है कि नहीं है, और जब लगती है आवश्यकता तब फिर बना लेंगे। अभी से इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो एक नाम लिखा हुआ है कि रिवाइविंग असम्स एंशियंट इंक, यानी कि जो असम की एक प्राचीन इंक थी, जो प्राचीन स्याही थी, तो उसको रिवाइव किया गया है, यानी उसका पुनरुद्धार किया गया है, उसको फिर से चालू किया गया है। तो इसका नाम है माही और ये एक प्रकार की हर्बल इंक है, यानी कि एक प्रकार की प्राकृतिक इंक है। तो बस इतना ही आपको जानना था और इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, कि ये कहाँ कहाँ उपयोग की जाती थी। तो ये लिखा गया है कि ये जो सांकी का पौधा होता है तो उससे जो कागज़ बनाया जाता था उसकी जो छाल होती थी तो उससे जब पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनती थी तो उसमें लिखने के काम आती थी। तो बस इतना ध्यान रखिए कि माही इसका नाम है। ठीक, अगली जो खबर है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि न्यू वाईफाई सिस्टम टू ऑफर सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, यानी कि जो एक नया वाईफाई सिस्टम है तो ये सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देगा। तो जो वैज्ञानिक हैं लंदन के, तो उन्होंने एक नया वाईफाई सिस्टम डेवलप किया है और वो जो नया वाईफाई सिस्टम है तो पुराने वाईफाई सिस्टम से 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये नया वाईफाई सिस्टम होगा तो इसकी जो कैपेसिटी यानी क्षमता होगी तो वो 40 गीगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि 40 जीबिट पर सेकंड होगी, गीगाबिट पर सेकंड होगी। ठीक, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये जो गीगाबिट होता है, जो गीगाबाइट होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक, तो गीगाबिट्स पर सेकंड और गीगाबाइट पर सेकंड में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसको एक बार जा करके देख लीजिएगा क्या अंतर होता है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें जो सबसे अच्छी बात होगी वो ये होगी कि वाईफाई शेयरिंग की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग किया जाएगा और जितने भी मोबाइल या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी के पास अपना खुद का इंफ्रारेड होता है। तो इस वजह से क्या है कि हर डिवाइस का अपना एक इंफ्रारेड होगा, तो किसी वाईफाई शेयरिंग की या वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये कहा गया है कि जो डाटा होगा तो वो कहाँ से आएगा, तो ये डाटा एक ऐसे लाइट एंटीना से आएगा जिसे कि छत पर यानी सीलिंग पर लगा दिया जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा कि ये डाटा वहाँ से लगातार लाइट्स को यानी कि प्रकाश की किरणों को नीचे की ओर सप्लाई करेगा। और ये जो प्रकाश की किरणें हैं तो ये उस पर किसी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा पहुँचेंगी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से वो सीलिंग तक पहुँचेंगी और उसके बाद वो प्रकाश के रूप में उसे नीचे की ओर प्रवाहित कर देगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एंटीनास कंटेन अ पेयर ऑफ ग्रेटिंग्स दैट रेडिएट लाइट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स एट डिफरेंट एंगल्स, यानी कि जो एंटीना होंगे तो उनमें ग्रेटिंग का यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं, पट्टियों का एक जोड़ा लगा होगा जो कि लगातार प्रकाश की किरणों को विकिरित करेगा, जो कि विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्यों और विभिन्न कोणों पर विकिरित होंगे। ठीक, और इस प्रक्रिया को कहते हैं पैसिव डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। ठीक,
तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि चेंजिंग द लाइट वेवलेंथ ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य बदल देने पर उस किरण की दिशा भी बदल जाती है। और ये लिखा है कि अ सेफ इंफ्रारेड वेवलेंथ इज़ यूज दैट डज नॉट रीच द रेटिना इन द आई, यानी कि इसमें एक सुरक्षित इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का उपयोग किया जाएगा जो कि आँखों के रेटिना तक नहीं पहुँचेगी, जिससे कि आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो आपको बता दूं कि ऐसी एक और टेक्नोलॉजी पहले आई थी, उसका नाम था लाइफ आई। ठीक, तो लाइफ आई भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी थी जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है। थोड़ा सा उसमें ये था कि लाइफ आई में उन एलईडी बल्ब्स का उपयोग किया जाएगा जिसमें कि बहुत तेज़ी से जो होता है फ्रिक्वेंसी के तहत प्रकाश जलता बुझता है, यानी कि आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो इस तरीके से उसमें वेरिएशन होगा कि उससे डाटा पास हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक, तो लाइफ आई की जो प्रक्रिया है तो उसको भी इंटरनेट में देख लीजिएगा आप एक बार, वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आखिरी बात जो लिखी हुई है कि साइंटिस्ट डिस्कवर 5 न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि वैज्ञानिकों ने 5 नए उप परमाणुवीय कणों को खोजा है। तो आपको बता दूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जिसे कि महा मशीन और पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है, तो वहाँ पर ये परीक्षण चल रहा था और उससे अभी क्या है, उससे नया रिज़ल्ट निकल के सामने आया है। तो ये कहा है कि द कोलेब्रेशन हैज़ announced the measurement of very rare particle decay and evidence of new manifestation of matter antimatter asymmetry टू नेम जस्ट 2 एग्जाम्पल्स। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 उदाहरण दिए हैं उन लोगों ने, कि पहला ये दिया है, यानी कि जो प्राप्ति हुई है, जो खोज हुई है, उसके 2 उदाहरण दिए हैं। तो पहला उदाहरण है कि एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ पार्टिकल डिके की खोज की गई है। तो पार्टिकल डिके का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें लगातार जो प्रकाश है या द्रव्यमान है वो इधर उधर विकृत होता रहता है। ठीक, इसे ही पार्टिकल डिके बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने डिके की प्रक्रिया पढ़ी होगी। ठीक, तो ये कहा गया है कि कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकल डिकेज होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि गामा रे डिके वगैरह दुनिया भर के डिके होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ से विशेष प्रकार के किरणें निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से उस पदार्थ का द्रव्यमान धीरे धीरे अपने स्थान पर कम होता जाता है। तो पहली बात तो उससे संबंधित एक दुर्लभ डिके प्राप्त किया गया है जिससे कि पदार्थ कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और दूसरा ये कहा गया है कि जो एंटी मैटर एसिमेट्री, यानी कि जो एंटी मैटर की असममितता है, तो उसके बारे में खोज की गई है। हालांकि बताया नहीं है इन्होंने कि वो क्या है, लेकिन हो गया, आप सुन लीजिए। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द न्यू पार्टिकल्स वर फाउंड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट्स, यानी कि जो नए पार्टिकल थे तो वो उत्तेजित अवस्था में पाए गए हैं। तो पहले आपको बता दूं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, यानी कि ग्राउंड स्टेट। तो जब कोई भी पार्टिकल अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो वह अपनी उस न्यूनतम ऊर्जा में होता है जिसमें कि वह रह सकता है। ठीक, जब उसको ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाती है तो वो अपनी मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट से हट करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और वो उस जगह पे आकर के गति करने लगता है जहाँ पे वो आमतौर पे गति नहीं कर रहा होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को आप अगर एक्साइटेड स्टेट में भेज दें तो वो अपनी कक्षा से पार करता हुआ बाहर निकल जाता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं तो दरअसल पे वो एक्साइटेड स्टेट में ही होते हैं, क्योंकि अगर मूल अवस्था में होते तो अपनी किसी न किसी वो ऑर्बिट में किसी न किसी कक्षा में होते, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो किसी दूसरी कक्षा में या कि फिर परमाणु से बाहर ही चले जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो नया पार्टिकल जो कि एक्साइटेड स्टेट में पाया गया उसका नाम ओमेगा C0 है। ठीक, नाम याद रखिएगा, ओमेगा C0। तो पूछा जा सकता है कि ओमेगा C0 क्या है, तो ये एक नया पार्टिकल है, एक नया उप परमाणुवीय सब एटॉमिक कण है। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है कि जो ओमेगा C0 है तो एक प्रकार का बैरियन है। तो आपको बता दूं कि अंदर जो कण पाए जाते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक,
तो उसमें से ये बैरियन प्रकार का कण है और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये 3 क्वार्कों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में पाए जाते हैं, तो नई खोजों से ये पता चला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सबसे छोटे कण नहीं हैं, बल्कि ये क्वार्कों से बने होते हैं। फिर कहा गया कि क्वार्क क्या होता है, तो उसमें जब खोज की गई तो और आगे पाया गया कि क्वार्क भी कोई एक तरीके का नहीं होता, कई प्रकार का होता है। तो स्ट्रैंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, कई तरीके के क्वार्क पाए गए। तो अभी ये जो खोज और जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये कहा गया कि ये जो ओमेगा सी जीरो है एक प्रकार का बैरियन पार्टिकल है जो 3 प्रकार के क्वार्कों से बना होता है, ठीक, जिसमें कि 2 स्ट्रैंज क्वार्क होते हैं और एक चार्म क्वार्क होता है। और ये कहा गया है कि ये जो ओमेगा सी जीरो है, तो ये जब डिके होता है इसका, यानी कि जब इसका क्षरण होता है, तो ये एक दूसरे प्रकार के बैरियन में बदल जाता है और उस बैरियन को कहते हैं Zc+। तो Z की स्पेलिंग है XIC+, ठीक, तो इसको कहते हैं Zc+। और ये जो Zc+ होता है, तो इसमें एक चार्म क्वार्क होता है, एक स्ट्रैंज क्वार्क होता है और एक अप क्वार्क होता है। यानी कि आप जानेंगे कि जो पुराना क्वार्क था जिसमें कि 2 स्ट्रैंज क्वार्क थे, तो उसमें से अब एक अप क्वार्क में बदल गया है। और इसके अलावा इसमें एक काउन के भी होता है, ठीक, तो इसको केऑन बोलते हैं आमतौर पे। तो केऑन, काउन अलग अलग नाम देते रहते हैं, लेकिन आमतौर पे इसको केऑन ही बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आगे चल के जो XIC+ पार्टिकल है, कण है, तो वो फिर से उसका क्षरण हो जाता है और वो प्रोटॉन में, केओन के में और पाइऑन पी में बदल जाता है। यानी कि ये लगातार क्षरण होते रहते हैं। तो ओमेगा सी जीरो के क्षरण से पहले XIC+ बनता है, फिर उसके क्षरण से फिर प्रोटॉन, केओन के और पाइऑन P+ बन जाता है, ठीक। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल तौर पे दिया है, यूपीएससी इतना गुस्से कभी नहीं पूछने वाला है, तो इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए। खाली हो गया, मैं सोचा कि आया है तो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि ये जो खोज है तो आगे की उन खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि एक बैरियन के अंदर विभिन्न प्रकार के क्वार्क आपस में किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। और साथ ही साथ जो मल्टी क्वार्क स्टेट होती है, यानी कि टेट्रा क्वार्क या पेंटा क्वार्क, जिसमें कि 4 क्वार्क या 5 क्वार्क होते हैं, तो इस प्रकार की स्टेट किस कारण से बनती है, तो उससे संबंधित भी जानकारी आगे चल के प्राप्त हो पाएगी, ठीक। तो आपको जो खाली याद रखना था, तो खाली 2-4 नाम याद रखने हैं इसमें, जैसे कि एक हो गया ओमेगा सी जीरो, एक हो गया XIC+, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और उसके अलावा जो क्वार्क वगैरह है तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के द हिंदू का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।